तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है पुणे मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर पुणे मेट्रो लाइन 3 के लिए जो पहली ट्रेन सेट है वो दे दी गई है और इसे बनाया एल्स्टॉम ने। तो अगर हम अभी इस कोचेस के डिजाइन को देखें तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा मॉडर्न डिजाइन नजर आएगा। ब्लैक कलर और नेकेड स्टील जो होता है काइंड ऑफ वो यहाँ पर इस्तेमाल करता हुआ हमें एल्स्टॉम नजर आ रहा है। और आप देख सकते हो डिजाइन काफी मॉडर्न, फ्यूचरिस्टिक और काफी यूनिक है। अगर हम इंडिया के मेट्रो से कंपेयर करें, हमारे यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स, बहुत ज्यादा जो है पेस्टल कलर्स का इस्तेमाल होता है। बेयर मेटल के साथ में जो एक काइंड ऑफ बहुत मॉडर्न लुक आता है वो कम मेट्रोज में इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे एक यूनिक चीज की है एल्स्टॉम ने। वैसे 22 ट्रेन्स पुणे मेट्रो लाइन 3 के लिए आनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अभी समय लगेगा सारे के सारे रेक्स को आने के लिए। जब ये आ जाएगी तो इनकी टेस्टिंग वगैरह शुरू होगी, इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। पुणे मेट्रो दोस्तों काइंड ऑफ उन एग्जाम्पल्स में से एक है कि एक बड़ा शहर जिसके अंदर पब्लिक ट्रांजिट नहीं होता, जब वो आता है तो किस तरीके लोगों से बेनिफिट वो करता है। और इसलिए प्रोजेक्ट को जो है काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। इनिशियली 10-12 हजार लोग दिन में ट्रैवल कर रहे थे, जैसे जैसे लाइन्स खुली अब जो है आंकड़ा 70-80,000 तक पहुंच चुका है और लाइन्स खुलते खुलते ये आंकड़ा और बढ़ते जा रहा है। और जो लोग टू व्हीलर्स का इस्तेमाल कर रहे थे डेली वो मेजरली मेट्रो में शिफ्ट हो रहे हैं पुणे में। तो यहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट ये दे रहा है। वैसे मेट्रो ट्रेन ये बनी थी श्री सिटी के अंदर जो आंध्र प्रदेश में है, और ये पूरी तरीके से डिजाइंड और मेड इन इंडिया मेट्रो रेक्स है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु मेट्रो से, जहां पर आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले जो थोड़ी बारिश और पानी की घटनाएं हुई थी उसके दौरान एक पेड़ गिर गया था इस मेट्रो लाइन के ऊपर, जिसकी वजह से डैमेज हुआ था ट्रैक को। तो अभी इस चीज को जो है ठीक कर लिया गया है, पेड़ को हटा लिया गया है, जो भी छोटा मोटा डैमेज था उसको रिस्टोर कर लिया गया है। और अभी ऑन शेड्यूल ट्रेन शुरू है। जब ऑब्वियसली डैमेज हुआ था तब ट्रेन पूरी तरीके से अफेक्ट हो गई थी, और अभी यहाँ पर चलाखाटा से लेकर व्हाइटफील्ड तक की जो मेट्रो है वो चलना शुरू हो गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है जम्मू से रिलेटेड, जहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पैनल गठन करने का डिसीजन लिया गया है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो यहाँ पर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम करेगी। स्पेशली जो टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करने के लिए। इसका मतलब क्या दोस्तों, आप जानते हो जम्मू की जो यूनियन टेरिटरी भी है JNK के, वहां पर लोग जाने की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है अभी। अब इसकी वजह से जो एक हाई लेवल टूरिस्ट होता है या जो खर्चा करने वाला टूरिस्ट होता है, फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, उनके हिसाब से भी फैसिलिटीज का डिमांड बढ़ रहा है। तो 5 स्टार होटल्स एस्टेब्लिश करना इसके अंदर का एक भाग आता है, और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज या DLCs बनाई गई है जो आइडेंटिफाई करेगी लैंड जो इन 5 स्टार होटल्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर कंपनीज को फिर इन्वाइट किया जाएगा इनको बनाने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड से, जिन्होंने जीत लिया है कॉन्ट्रैक्ट GJEPC के थ्रू, जो होगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क एट नवी मुंबई, और ऑर्डर वैल्यू है 2157 करोड़ रुपीस का। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और स्पेशली जो मुंबई और जो गुजरात के बीच के अंदर छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं उसका एक जवाब है। अब आप जानते हो कि सूरत डायमंड बोर्ड कुछ महीनों पहले खुला था, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी। ये देखने के बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी चाहती थी कि जो भारत डायमंड बोर्ड के डायमंड ट्रेडर्स है वो दूर ना जाए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और मुंबई से बेसिकली अपना धंधा लेके। हालांकि कुछ हद तक ये सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स जो गए थे वो भी रिटर्न आ गए वापस मुंबई। लेकिन बड़े लेवल पर अगर देखे तो यहाँ पर जरूरी बन गया था कि कुछ तो जवाब होना चाहिए सूरत के अंदर इंडस्ट्री को न जाने देने के लिए। इसके लिए मुंबई के पास नवी मुंबई के अंदर सूरत से भी ज्यादा बड़ा एक ज्वेलरी पार्क बनाने का डिसीजन लिया गया। हालांकि ये सिंगल ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, मल्टीपल बिल्डिंग्स का क्लस्टर है, बहुत बड़ा ये है, और इसको जो है बनाने का फाइनल टेंडर जो है वो भी अब दे दिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 10 एंड 11 से, जिसकी वाइडनिंग हो गई है। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले आपको कहा था कि जो एक मेगा ब्लॉक लिया गया था मुंबई के सेंट्रल लाइन के ऊपर, वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा ब्लॉक्स था, 1000 के ऊपर ट्रेन कैंसिल थी, ये कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली 10-11 नंबर प्लेटफॉर्म CSMT में अब बड़ा हो गया है, 24 डिपो की ट्रेन को केटर करने लायक। एट द सेम टाइम जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 एंड 6 है थाने स्टेशन का, इसका वाइडनिंग हो गया है। ये ऐसे स्टेशन थे जहां पर फास्ट लोकल ट्रेन रुकती थी, जिसके वजह से जो क्राउडिंग की समस्या थी वो बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा कुछ सिग्नल इक्विपमेंट भी इंस्टॉल किया गया था CSMT में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फिजिकल काम थे वो तो सही से हो गए, लेकिन जो सिग्नलिंग सिस्टम था वहां पर कुछ दिक्कतें बाद में फेस हुई, जिसकी वजह से कल से जो है सेंट्रल लाइन वेस्टर्न लाइन दोनों जो है काफी डिलेड चल रही है, बहुत इश्यूज आ रहे हैं। अब देखते किस तरीके से इन चीजों को ठीक किया जाता है। यहाँ पर होपफुली जो है चीजें जल्दी सही हो जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा से रिलेटेड,
लिमिटेड, जिन्होंने सिक्योर किए हैं 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिनकी वैल्यू है ₹49 बिलियन। और ये प्रोजेक्ट इनको मिले हैं महाराष्ट्र स्टेट रूट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या MSRDC से, वही MSRDC जिसने समृद्धि महामार्ग और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जैसे रोड, अटल सेतु वगैरह बनाया है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ये 2 कंपनीज जो है वो लोएस्ट बिडर निकल कर आई है और यहाँ पर प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी जो होने वाली है वो कई जगहों पर प्रोवाइड की जाएगी पुणे के आसपास। तो अगर बात करें प्रोजेक्ट्स की तो एक्सेस कंट्रोल पुणे रिंग रोड यहाँ का एक प्रोजेक्ट इनको मिला है जो कि स्टार्ट होगा विलेज लोनीकन और एंड होगा नियर विलेज वाल्टी। तो पुणे रिंग रोड के जो मल्टीपल टुकड़े हैं वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को मिला है, ये पूरा रिंग रोड नहीं है, छोटा हिस्सा है। और इसके अलावा जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो EPC मॉडल पर है, यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन सब कुछ ये कंपनी करेगी। एट द सेम टाइम एक एक्सेस कंट्रोल कनेक्टर बनाने का भी इनको काम मिला है समृद्धि महामार्ग के साथ, जो जालना से नांदेड़ के बीच में होगा। और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 110 बिलियन रुपीस तक पहुंच गई है इस कंपनी के लिए। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो रोहन पूछते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज बीन बुलिश ऑन उड़ान स्कीम एंड इंक्रीजिंग एयरपोर्ट्स अक्रॉस कंट्री। हाउ लॉन्ग बिफोर वी कैन सी our aviation industry become like the one in US where middle class families first choice will be air travel? 10 to 15 years। तो एक बात देखो समझो, जो US की एविएशन इंडस्ट्री है ना वो भी सब्सिडाइज्ड ही है। जो उनके यहाँ पर कोने कापरे में एयरपोर्ट है, छोटे छोटे गाँवों में एयरफील्ड्स है जहाँ से फ्लाइट्स वगैरह चलती है, ये सब्सिडाइज्ड है इसीलिए चल रही है, एरोप्लेन को सस्टेन नहीं कर सकती। लेकिन गवर्नमेंट फिर सब्सिडी देती क्यों है, इसके पीछे उड़ान स्कीम का लॉजिक है। देखो अगर कोई बहुत रिमोट जगह है, कोई बहुत छोटा गाँव है, वहां पर एरोप्लेन को सब्सिडी देना ये बेटर ऑप्शन है रादर देन वहां पे जाने के लिए कोई पूरा रेल लाइन बनाना। दूसरी बात, कनेक्टिविटी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, मेडिकल हो गया, हेल्थ, एजुकेशन हो गया, लोग आना जाना जो हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सब चीजें कनेक्टिविटी से बहुत जुड़ी हुई है और इसीलिए उड़ान स्कीम जो है वो बड़े लेवल पर काफी ज्यादा काम करती है। अब यहाँ पर ये बात को समझना कि मिडिल क्लास फैमिली का फर्स्ट चॉइस एयर ट्रेवल कैसे बनेगा, ये हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? देखो एरोप्लेन के अंदर ट्रैवल करने को तुम बस एक एज अ मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग देखो, इसको लग्जरी ट्रैवल मत देखो। अगर कहीं पर ट्रेन का ऑप्शन ज्यादा बेटर है तो वहां पे ट्रेन ट्रैवल ही प्रमोट होना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली जो है वो ट्रेन के बदले में एरोप्लेन चूज नहीं करना चाहिए बस क्योंकि वो है ज्यादा कन्वीनियंट, टाइम, कॉस्ट सब चीज को कंसिडर करते हुए जो बेटर ऑप्शन है वो उनको लेना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि मिडिल क्लास फैमिली की फर्स्ट चॉइस जो है वो एयर ट्रैवल ही बन जाए। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, मिलेंगे अगले वीडियो में।